हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब हम सभी छोटे क्लासों में पढ़ा करते थे तो रोजाना हमें एक प्रार्थना करना पड़ता था और वो प्रार्थना ये है कि हे शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। इसका मतलब ये होता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें एक ऐसा शक्ति दो कि हम अपना निज जीवन, मतलब कि जो खुद का जीवन है ना, अपना भविष्य निर्माण कर सके, हमें एक ऐसा शक्ति दो। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ऊपर वाला सिर्फ आपको ऐसा शक्ति दे सकता है, लेकिन कामयाबी हासिल करने का दोस्तों जो मेहनत, जो जोश और जज्बा है ना, वो खुद को दोस्तों खुद के ही अंदर खुद को ही लाना पड़ता है ना। और कामयाबी हासिल करने का मेरे दोस्तों बस एक ही रास्ता है कि खुद से वादा, मजबूत इरादा और मजबूत संकल्प होना चाहिए। बस दोस्तों कामयाबी आपके कदमों में झुक जाएगी। बस उसी एक लक्ष्य के साथ दोस्तों मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टारगेट है दोस्तों वो है यूपीपीसीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये दोस्तों उसका 6वां खंड है जो कि 25 जून 2019 शिफ्ट सेकेंड की पेपर का दोस्तों हम लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। और साथ में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस निमी टेक्निकल क्लासेस के दोस्तों टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, ज्वाइन करना। बैटरी से संबंधित है ना, जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट दोस्तों मैं आप तक ना रोजाना पहुंचाना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा और पढ़िएगा इस पहले क्वेश्चन को, है ना। सीसा संचायक जो बैटरी है दोस्तों, इसकी वाट हावर जो क्षमता होती है ना, वो कितना % होती है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो वाट हावर क्षमता देखिए लेड एसिड बैटरी की, इसको दोस्तों हम लैब भी बोलते हैं दोस्तों, इसको लेड एसिड बैटरी को लैब भी कहा जाता है। इस लैब का दोस्तों वाट हावर क्षमता जो होती है ना, वो दोस्तों 80% से लेकर के 85% होती है। और इसका जो एम्पियर हावर एफिशिएंसी होती है वो दोस्तों 90 से लेकर के 95% होती है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें वॉट हावर पूछा गया है तो 85 से आगे तो हम जा नहीं सकते, तो 85 से आगे सब है दोस्तों, ये 95, 98, 99, 95 और 100 है। तो आंसर हम किसको करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को हम करेक्ट आंसर करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे ना तो बिल्कुल भी मक्खन की तरह दोस्तों क्लियर हो जाएगा। 75% इसका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों मैं ये कह दूं कि इसके अलावा आप बताइए निकल आयरन है ना, कौन सा दोस्तों, जो निकल आयरन सेल है ना, इस सेल का दोस्तों, इस सेल का आप बताइए वाट हावर दक्षता कितनी होती है। तो वाट हावर दक्षता दोस्तों इसकी होती है 60%, कितना, 60%। और एम्पियर हावर जो दक्षता होती है वो दोस्तों 80% होती है। इसी के साथ में जो निकल कैडमियम सेल होता है, सारा दोस्तों एक ही साथ आपको मिल रहा है कंटेंट। इसीलिए दोस्तों आप ना चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना। इसमें देखिए निकल कैडमियम सेल में दोस्तों कभी वाट हावर और एम्पियर हावर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पूछी जाती है। तो चार्जिंग और जो डिस्चार्जिंग रेट होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो वो 70 से 90% चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट होती है। निकल कैडमियम सेल की बात हो रही है। अब दोस्तों आपके लिए मैं एक सवाल देता हूं, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो दोस्तों कार होती है यानी कि ऑटोमोबाइल है ना, कारों में दोस्तों जो बैटरी लगी होती है ना, उस बैटरी का जो एम्पियर हावर दक्षता होती है वो कितना होती है। ऑप्शन भी आपके सामने रखता हूं दोस्तों, 30 एम्पियर हावर दक्षता होती है या फिर दोस्तों 60 एम्पियर हावर, कितना, 30 एम्पियर हावर या 60 एम्पियर हावर। आपको कमेंट करके बताना है कि कारों में जो बैटरी लगी होती है उसकी एम्पियर हावर दक्षता कितनी होती है। क्वेश्चन का आंसर ओके रिपोर्ट है। अगला देखिए, उस युक्ति का अन्य नाम है जो आवेश डिस्चार्ज के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है ना। इसको दोस्तों हम सबसे पहले ना इसको दोस्तों वेट सेल के नाम से जानते हैं। इसको दोस्तों हम एक्यूमुलेटिव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। बैटरी को ना एक्यूमुलेटिव या एक्यूमुलेटर, जिसको संचायक कहा जाता है, जिसको हिंदी में और क्या कहते हैं, संचायक। तो देखिए अगर दोस्तों ये पूछे ना कि इसका और क्या नाम है, तो देखिए
और नाम है दोस्तों गीला सेल। ये सेकेंडरी सेल को गीला सेल कहते हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछ देना कि इसका अन्य नाम क्या है, इसका मतलब प्राइमरी सेल भी और सेकेंडरी सेल, दोनों सेल में से दोनों सेल आ गया। दोनों सेल को दोस्तों हम एक्यूमुलेटर यानी कि संचायक के नाम से भी हम इसको जानते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, इस क्लास को शेयर भी करते रहना, है ना, और बस आप थम्स अप करके बता दीजिए दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार के आपके सामने ला रहा हूं मैं। डीसी मशीनों के कम्यूटेटिंग पार्ट किस धातु के बने होते हैं, कठोर वर्जित सिलिकॉन या स्टील या कॉपर या जस्ता। कैसे आप दोस्तों इस क्वेश्चन को ना हैंडल करने का हुनर सीखेंगे वो आप देखते चलिएगा। सबसे पहली बात कि ये सारे के सारे मटेरियल हैं और इनमें दोस्तों जब जिसमें सबसे अधिक चालकता होगी ना, कंडक्टिविटी, उसी को दोस्तों हम यूज करेंगे। तो देखिएगा जो आपका इसमें जस्ता है ना दोस्तों, इसमें विद्युत की चालकता 27% होती है और जो आपकी कॉपर है इसमें दोस्तों चालकता 97% होती है। इसी के साथ में देखिएगा जो स्टील है ना दोस्तों, स्टील में विद्युत चालकता होती है कितना, 38 मिलियन सीमेंस प्रति मीटर, है ना। और कठोर वर्जित सिलिकॉन, देखिए जो सिलिकॉन है दोस्तों ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसलिए इसमें विद्युत की चालकता को कंपेयर नहीं करते, विद्युत की प्रतिरोधकता को कंपेयर करते हैं, है ना। जो सिलिकॉन है ना इसकी दोस्तों विद्युत की प्रतिरोधकता को हम कंपेयर करते हैं, इसमें चालकता को कंपेयर नहीं किया जाता है। 6.40 गुणे 10 की घात 2 ओम मीटर इसकी क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। तो बताइए जिसमें सबसे अधिक चालकता होगी वही दोस्तों क्या आएगा, इसके काम आएगा। तो चालकता किसमें है, कॉपर में है। तो आंसर भी क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अब एक नजर इस चित्र की तरफ डालिए। यह चित्र है दोस्तों एक डीसी मोटर का, है ना। डीसी मोटर में आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो पार्ट है ना दोस्तों, इस पार्ट में क्या होता है, फैराडे का नियम लागू होता है। केवल इसी पार्ट में दोस्तों फैराडे का नियम लागू होता है और इस नियम के द्वारा दोस्तों इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। वो ईएमएफ किस अमाउंट का होगा, 4.445 एफ इंटू एन। इसी अमाउंट का दोस्तों क्या होता है, जनरेट होता है, इसी अमाउंट का इसमें जनरेट होता है। और जो भी पावर यानी कि जो भी वोल्टेज जनरेट हुआ है, हम चाहते हैं कि इस पार्ट से हम आउटपुट लेंगे। अगर यहां पर 1000 वोल्ट दोस्तों जनरेट हुआ है, हम चाहते हैं आउटपुट हमें 1000 वोल्ट का 1000 वोल्ट पूरा मिल जाए। तो ऐसा दोस्तों हमें तभी मिल सकता है जब ये वाली जो कम्यूटेटर पार्ट है ना, ये दोस्तों हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होगा। हार्ड ड्रॉन कॉपर का मतलब होता है कि कॉपर के अंदर से जो करंट या वोल्टेज फ्लो होगा, उस वोल्टेज को ड्रॉप कराने वाला करंट का यानी कि पावर का कोई भी ऐसा कंपोनेंट ना होगा जो उस वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा। इसीलिए कठोर वर्जित कॉपर, जिसको हार्ड ड्रॉन कॉपर कहा जाता है, वो दोस्तों कम्यूटेटिंग पार्ट मिलता है ना। आपको शायद यहां पर दिख रहा होगा दोस्तों, पीडीएफ में क्लियर दिख जाएगा कि ये जो ग्रीन कलर का यहां पर वायर 3 निकाला गया है, ये आउटपुट के लिए वायर निकाली गई है। किसके लिए, आउटपुट के लिए। बाकी सब दोस्तों आपको मालूम है। डायरेक्ट करंट यूज शंट जनित्र में सबसे मुख्य फॉल्ट क्या होती है, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। लोड डालने पर टर्मिनल वोल्टेज में निम्न कमी, लोड डालने पर टर्मिनल वोल्टेज भारी कमी, लोड डालने पर टर्मिनल वोल्टेज 0 या टर्मिनल वोल्टेज अनंत। आंसर इसका तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है और आपको भी पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। लेकिन जो डीसी शंट जनित्र है ना, इसमें एक और खासियत होती है, वो रेगुलेशन को लेकर के होती है दोस्तों। किसको लेकर के, रेगुलेशन को। कौन सा रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन है ना भैया, बहुत अच्छी मानी जाती है वोल्टेज रेगुलेशन। इसीलिए दोस्तों बैटरी चार्जिंग के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बैटरी के धनात्मक एवं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचयन क्रिया क्या कहलाती है, बताइएगा दोस्तों। इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है यार। यूपीपीसीएल ना पूरा आपके सपोर्ट में खड़ा रहता है हमेशा, है ना। बस आपको थोड़ा सा दोस्तों अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना होता है, बाकी यूपीपीसीएल नौकरी देने के लिए तैयार है। बकलिंग, सल्फेशन, पोलराइजेशन, आयोनाइजेशन, इसकी कहानी को सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या होता है कि दोस्तों देखिए, बैटरी में ना 2 टाइम पर इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। पहला टाइम पर देखिए लोड के टाइम पर, है ना, पहला लोड यानी कि मैं दोस्तों डिस्चार्जिंग कहूं तो ये ज्यादा आपके लिए सुटेबल होगा, है ना। डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है दोस्तों, इसमें रासायनिक क्रिया, है ना, रासायनिक क्रिया से विद्युत क्रिया होता है।
रासायनिक क्रिया से क्या होता है, विद्युत क्रिया। और चार्जिंग के टाइम पर क्या होता है, तो चार्जिंग के टाइम पर दोस्तों इसमें विद्युत से, ये विद्युत क्रिया से रासायनिक क्रिया करती है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें रासायनिक क्रिया 2 बार आ रही है ना। डिस्चार्जिंग के टाइम पे भी रासायनिक क्रिया हो रही है और चार्जिंग के टाइम पे भी रासायनिक क्रिया हो रही है। और जब जब दोस्तों बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन जैसा कोई प्रोसेस होगा ना, तब तब दोस्तों क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस दोस्तों, तब तब इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इसमें रिलीज होगी। ये हाइड्रोजन गैस जो है ना दोस्तों, ये बड़ा नुकसानदायक होता है बैटरी के लिए, लेकिन इसी हाइड्रोजन को हम बड़े बड़े अल्टरनेटर में दोस्तों कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ये नुकसान पहुंचाती है। ये नुकसान कैसे पहुंचाती है, मैं आपको दोस्तों ना महसूस कराने की कोशिश करता हूं। गर्मियों के सीजन में याद करिए, जब आपको दोस्तों गर्मी लगती है, आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, घरेलू उपाय, आप क्या करते हैं, एक गिलास ठंडा पानी लेते हैं और उसमें शक्कर डालते हैं, फिर बनाते हैं दोस्तों आप एक घोल तैयार करते हैं, शरबत। आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि जब आप शरबत बना रहे होते हैं ना, तो जो गिलास का सतह होता है अंदर का, उसमें छोटे छोटे बूंद दोस्तों पानी के जम जाते हैं, है ना। बस वही दोस्तों हाइड्रोजन गैस भी इसमें यही करता है कि जो धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है ना, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ छोटे छोटे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जमा हो जाते हैं। और हाइड्रोजन दोस्तों कूलेंट के रूप में काम आता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। तो इलेक्ट्रोड को दोस्तों ये कुचालक बनाने की कोशिश करता है ना। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। अब इसको समाप्त कैसे किया जाता है, समाप्त करने का एक ही तरीका है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक सरंध्र पात्र होता है, इसमें क्या होता है, जिसको पोरस स्पोर्ट कहा जाता है। पोरस स्पोर्ट में दोस्तों MnO2, ध्यान रखिएगा, इसमें MnO2 का क्या भरा जाता है, चूर्ण भर दिया जाता है। ये चूर्ण किससे के साथ दोस्तों कोलैबोरेट होता है, ये दोस्तों हाइड्रोजन गैस के साथ। किसके साथ, ये हाइड्रोजन गैस के साथ दोस्तों ये क्या होता है, रिएक्शन करता है बड़ा खतरनाक तरीके से। और रिएक्शन करने के बाद जो आउटपुट दोस्तों रिजल्ट मिलता है ना, वो आउटपुट मिलता है दोस्तों ये डिस्टिल्ड वाटर। ध्यान से सुनिएगा, ये किस में बदल जाती है, डिस्टिल्ड वाटर में। यानी कि MnO2 का चूर्ण हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके डिस्टिल्ड वाटर बना देती है। और डिस्टिल्ड वाटर दोस्तों तो बैटरी में भरी ही जाती है। तो हमें दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है कि पोलराइजेशन से हमें मुक्ति मिल जाती है, यानी कि बैटरी को मिलती है। बकलिंग क्या होता है, देखिए बकलिंग दोस्तों मैं आपको रियलाइज कराता हूं क्या होता है कि आपकी बैटरी जब कभी खराब होती है ना, तो आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के पास लेकर जाते हैं और वो क्या करता है कि वो बैटरी को बूस्ट करता है ना, शॉर्ट करके बूस्टिंग करता है। आपने कभी देखा कि बूस्टिंग डायरेक्ट लगातार 5 मिनट तक किए, कभी नहीं ऐसा किया जाता है। बूस्टिंग हमेशा सेकंडों में किया जाता है। बस एक साथ दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं कुछ सेकंड के लिए, फिर तुरंत हटा लेते हैं। अगर नहीं हटाए ना भाई साहब, तो हाई करंट के कारण दोनों इलेक्ट्रोड मुड़ जाएंगी और मुड़ करके दोस्तों एक साथ अगर टच होगी ना, तो बैटरी दोस्तों फट जाएगी। तो बकलिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आपने दोस्तों बैटरी को गलती से भी 6 एम्पियर से अधिक करंट पर और चार्ज और 25 एम्पियर से अधिक करंट पर अगर आपने डिस्चार्ज कर दिया ना, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इसमें बकलिंग फॉल्ट आ जाती है, जिससे प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। सल्फेशन किसको कहा जाता है, यानी कि कई दिनों तक बैटरी को आपने यूज करना ही भूल गया, तो लेकिन बैटरी आपको नहीं भूलेगा, बैटरी रिएक्शन करना नहीं भूलेगा, बैटरी दोस्तों उसमें सल्फेशन फॉल्ट आ जाएगा। फिर आपको ट्रिकल चार्ज सिस्टम से इसको चार्ज करना पड़ता है। और जो आयोनाइजेशन है ना माय डियर, आयोनाइजेशन बैटरी के अंदर नहीं होती है, ये होती है गैसों में होता है। और गैस का यूज कहां करते हैं आप, जैसे कि दोस्तों आपका हो गया लैंप, तो आयोनाइजेशन कहां पर होगा, लैंप में होता है ना। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में उपस्थित वह वायर जिसमें फैराडे के सिद्धांतों के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत वाहक बल का क्या कहलाता है, उस दोस्तों सॉफ्ट आर्मेचर कोर या आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। शिद्दत से सुन लेना दोस्तों, जो सॉफ्ट होता है ना, इसमें ऐसा कोई भी क्रिया नहीं होता। सॉफ्ट में दोस्तों हमें आउटपुट मिलता है किस रूप में, तो BHP के रूप में, ब्रेक हार्स पावर के रूप में। इसी को दोस्तों हम एप्लीकेबल टॉर्क कहते हैं।
हम इसी को क्या कहते हैं, एप्लीकेबल टॉर्क या उपयोगी टॉर्क के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर मैं पूछूं सॉफ्ट किसका बना होता है, तो एक बार इसको भी सुन लीजिए दोस्तों, ये कार्बन स्टील की तैयार की जाती है। किसकी दोस्तों, ये कार्बन स्टील की तैयार की जाती है। अगर कभी पूछे ना इसमें कार्बन कितना परसेंट होता है, 0.6 से 1.5% इसमें क्या होता है, वो कार्बन, और दोस्तों 98.9% इसमें स्टील होती है ना। तो ये इसका क्या होता है, मिक्सअप होता है। और आर्मेचर कोर तो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है ना, इसी में दोस्तों फैराडे का नियम लागू होता है। इसी में क्या होता है, फैराडे का नियम लागू होता है। और ये फैराडे का नियम वोल्टेज जनरेट करती है, विद्युत वाहक बल जनरेट करती है। और जो आर्मेचर है दोस्तों, ये एनिल्ड कॉपर का बनाया जाता है। किसका, एनिल्ड कॉपर तार का तैयार किया जाता है, क्योंकि इसकी जो चालकता है ना, बहुत अच्छी इसकी चालकता मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके रिपोर्ट है 76 नंबर। मान लीजिए दोस्तों Z बराबर आर्मेचर कॉइल्स और P बराबर आर्मेचर पोल्स, तो किसी आर्मेचर में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या ज्ञात करने का वो फॉर्मूला क्या है ना, तो Z/P दोस्तों, यही क्या है, फॉर्मूला है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर दोस्तों आपको कामयाबी की ओर ले जाते हैं। बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से बाहर निकालने के लिए किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों ना मैं आपको चित्र दिखा करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। देखिएगा, बर्मा का मतलब होता है दोस्तों आगर बिट, है ना, इसको हम आगर बिट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगर बिट भी कहते हैं बर्मा को। तो देखिए, बर्मा में जब आगर बिट हम फिट करते हैं ना, तो फिट करने के लिए दोस्तों हमें अधिछिद्र की आवश्यकता पड़ती है। इस अधिछिद्र को ना हम ड्रिफ्ट भी कहते हैं, इसको हम ड्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा, यहां पर होल दिखाई दे रहा है ना, और ये है दोस्तों इसका क्या, यहीं पर बिट दोस्तों, यहीं पर बिट लगाई जाएगी। तो बिट को खोलना हो, बिट को कसना हो, या फिर दोस्तों बिट को निकालना हो, तो इसका प्रयोग करेंगे। ये क्या है, हमारा ड्रिफ्ट, है ना, यही कह रहा है आपसे। मुझे उम्मीद है दोस्तों चित्र देखने के बाद आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आता होगा। स्त्री के गर्म भाग को विसंवाहक युक्त करने हेतु कौन सी सामग्री का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों सुन लेना, इसका जो आंसर है ना, बड़ा इजी आंसर है, माइका सीट। और माइका सीट का इसके अलावा और कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिएगा, अगर आप दोस्तों कैपेसिटर निर्माण करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप मोटर या जनरेटर, इन सभी में ना दोस्तों, इन सभी में इसी माइका का इस्तेमाल किया जाता है ना। और स्त्री के गर्म भाग को यह क्या करता है दोस्तों, अलग अलग करता है। स्त्री का मतलब क्या है, प्रेस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओवरहेड आ गया दोस्तों, जिसका मुझे इंतजार था ना, वो क्वेश्चन आ गया। ओवरहेड अवरोधक, युक्ति अवरोधक तथा व्यास्तर की सबसे सरलतम सुरक्षा देने वाली उपकरण का नाम निम्नलिखित में से क्या है। दंड गैप, हॉर्न गैप, तड़ित चोक कॉइल, प्लेट प्रकार का अरेस्टर, थायरिस्टर तरह। मुझे पता है इन सभी का आंसर मैं देने वाला हूं, बस छोड़ के मुझे जाइएगा नहीं, पूरे क्लास में मेरा साथ देना दोस्तों, है ना। चित्र के साथ लेकर के कंटेंट आ चुका हूं। देखिएगा, ये है दोस्तों ओवरहेड की लाइन जो 132 किलोवोल्ट ट्रांसफर कराती है। देखिए क्या होता है दोस्तों कि ओवरहेड की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उस लाइन में जो आकाशीय बिजली होते हैं वो गिरने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए उसको हमें सुरक्षा देना है। तो सुरक्षा देने के लिए इस प्रकार के टावर लाइन में हम कैसे सुरक्षा देते हैं, तो पहला होता है दोस्तों अर्थिंग। पहला सिस्टम कौन सा होता है, तो पहला सिस्टम होता है अर्थिंग सिस्टम। अर्थिंग सिस्टम में क्या होता है कि देखिए कैसे अर्थिंग सिस्टम देते हैं। 132 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन है, जो ऊपर वाली तार आपको दिखाई दे रही है सिंगल की, इस तार को क्या किया गया है कि डायरेक्ट एक दोस्तों यहीं से, यानी कि स्टील की बॉडी है ये, इसी स्टील के बॉडी से दोस्तों क्या करते हैं हम, डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पर, नीचे वाले पॉइंट से दोस्तों एक जीआई का तार लगा देते हैं और डायरेक्ट इसको ग्राउंड कर देते हैं। जब भी कभी इसमें दोस्तों वोल्टेज यानी कि आकाशीय बिजली गिरेगी, वो आकाशीय बिजली डायरेक्ट अर्थिंग के माध्यम से ग्राउंड हो जाएगी। ये पहला सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर, दूसरा सिस्टम है लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करके, हम लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करके इससे निजात पाते हैं। कैसे ये लाइटनिंग अरेस्टर काम करता है उसको सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जो आकाशीय बिजली गिरती है ना, उस आकाशीय बिजली का कुछ कंडीशन होता है। पहला कंडीशन दोस्तों, उस बिजली की जो लंबाई होती है ना, वो दोस्तों होती है लगभग 4 से 5
किलोमीटर, कितना 4 से 5 किलोमीटर लंबा दोस्तों वो आकाशीय बिजली जो आकाश से गिरती है, जिसको गाज कहते हैं, उसकी लंबाई होती है। और इसका फ्लैश कितना होता है, तो वो फ्लैश होता है दोस्तों लगभग 2 इंच चौड़ा। कितना? 2 इंच चौड़ा। यानी कि जैसे आप टॉर्च जलाते हैं ना, वैसे ही दोस्तों 2 इंच चौड़ा दोस्तों क्या होती है, वो बिजली जमीन पर गिरती है। और इसी के साथ में लिखना, इसमें जो वोल्टेज होता है ना, वो कितना होता है दोस्तों, 10 लाख वोल्ट होता है। कितना? 10 लाख वोल्ट। अगर कभी करंट पूछे ना, 10,000 करंट, कितना दोस्तों, 10,000 करंट, 10 करोड़ वोल्टेज, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ इसमें क्या होता है, वोल्टेज होता है। यानी कि इतना हाई अमाउंट वाला पावर अगर ऊपर से बिजली के रूप में गिर रही है, तो किसी भी ओवरहेड की लाइन में अगर गिर जाएगी ना, उस ओवरहेड लाइन में दोस्तों जो भी उपकरण लगे होंगे वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों यहां पर एक ओवरहेड लाइन है और इसमें क्या होता है, इस प्रकार से तड़ित चालक गिरती है इस अमाउंट का, यानी कि 10 करोड़ वोल्टेज जिसमें है और 10,000 का करंट है। तो कैसे दोस्तों इसको हमें सुरक्षा प्रदान करना है, उसको सुनना। यह है एक लाइटिंग अरेस्टर। मान लीजिए दोस्तों यहां पर क्या लगा हुआ है, एक सर्किट ब्रेकर लगी हुई है। यह सर्किट ब्रेकर है, यहां से इस लाइन पर गिरी, वो सर्किट ब्रेकर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन सर्किट ब्रेकर को भी दोस्तों यहां पर अर्थिंग किया गया है, लेकिन इस अर्थिंग से दोस्तों हम इतने अमाउंट वाले करंट को हम ग्राउंड नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए वो करंट क्या करेगी, यानी कि ये बिजली क्या करेगी, देखिए बिजली जब भी जमीन पर गिरती है ये अंडरग्राउंड होने के लिए तुरंत रास्ता ढूंढती है। अब इसको इधर से रास्ता मिलेगी नहीं, ये तुरंत वापस आएगी, तुरंत फिर दोस्तों यहां पर आ जाएगी। अब यहां पर देख रहे हैं इन दोनों भागों के बीच में एयर भरा हुआ है, यानी कि गैप है। ये गैप दोस्तों क्या होगा ना, इतना 10 करोड़ का वोल्टेज जब यहां पर आएगी तो ये गैप, इस गैप के बीच में क्या है, अभी हवा है। हवा के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे और जो करंट है ना दोस्तों वो हवा के माध्यम से स्पार्किंग के द्वारा इस इलेक्ट्रोड में वो पास हो जाएगा। और जब इस इलेक्ट्रोड में पास हो जाएगी तो यहां से हरा कलर का दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हरा कलर की एक अर्थिंग का दोस्तों, अर्थिंग का यहाँ पर वो डाला गया है, हरा कलर का यहाँ पर एक कॉपर की अर्थिंग डाली गई है, ये डायरेक्ट अर्थ कर देगी। तो इस प्रकार से इसको पूरा हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से लाइटिंग अरेस्टर जो होती है वो काम करती है। मैं आपको एक स्टेप पीछे ले चलता हूं और क्वेश्चनों की तरफ जो जिसमें ऑप्शन दिया गया है, आंसर होगा दोस्तों इसका दंड गैप करेक्ट आंसर होगा। सुनिएगा, हॉर्न गैप तड़ित चोक कॉइल जो होती है ना, ये दोस्तों 5 किलो वोल्ट के लिए बस काम करती है, यानी 5 किलो वोल्ट का। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि ओवरहेड लाइन में दोस्तों हमेशा आकाशीय बिजली ही गिरे, सर्ज वोल्टेज भी आ सकता है। सर्ज वोल्टेज के कारण भी दोस्तों हमें इसमें हॉर्न गैप लगा के रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए, है ना। तो मान लीजिए कि 5 किलो वोल्ट का कोई सर्ज वोल्टेज आया, वहां पर हॉर्न गैप तड़ित चोक कॉइल लगाया जाता है। इसमें एक पॉइंट और नोट करिएगा, इसमें दोस्तों जो गैप होता है ना 2 हॉर्न के बीच में, वो गैप दोस्तों 10 mm का होता है। कितने का होता है, वो 10 mm का गैप होता है। फ्लैट प्रकार का अरेस्टर जो होता है, इस लाइटिंग अरेस्टर में ना दोस्तों इसको हम 25 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज को दोस्तों ये क्या कर सकता है, वोल्टेज से हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। लेकिन प्लेट आकार की जो अरेस्टर होती है ना दोस्तों, इसमें छोटे छोटे आकार के दोस्तों गोले गोले आकार के कुछ बिट्स लगे होते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ बिट्स टाइप के होते हैं छोटे छोटे आकार के। उसमें एक गजब की क्वालिटी होती है कि निम्न करंट को वो पास नहीं होने देता है, और उसका जो व्यास होता है ना दोस्तों वो 2.6 mm का व्यास होता है, और 25 kV वोल्टेज 25 किलो वोल्ट तक को भी दोस्तों ये क्या करती है, ये सुरक्षा प्रदान कर सकती है। वहीं पे थायराइड तड़ित गैप है। इस तड़ित गैप, ये जो थायराइड है दोस्तों, ये विशेष प्रकार का एक मिश्रण होता है, मिश्र धातु से तैयार किया जाता है। इसकी क्वालिटी ये होती है कि दोस्तों ये उच्च करंट को क्या करने देता है, ये प्रवाह करने देता है, और निम्न करंट को दोस्तों ये प्रवाह नहीं करने देता है ना, निम्न करंट को ये पास होने ही नहीं देता है। और जब भी सर्ज वोल्टेज आएगा और हाई करंट फ्लो होगा, उसी कंडीशन में दोस्तों थायराइड से पास हो पाएगा करंट। कहने का मतलब है कि अगर उच्च करंट फ्लो होगा तो करंट को फ्लो होने देगा ये थायराइड, अगर निम्न करंट लाइन से फ्लो हो रहा है तो उस निम्न करंट को फ्लो नहीं होने देगा। कहां से नहीं होने देगा, देखिएगा, अगर इस प्रकार से थायराइड लगा हुआ है तो ये फ्लो दोस्तों ग्राउंड नहीं होने देगा। कहने का मतलब कि ये ग्राउंड नहीं होने देगा निम्न करंट को, हाई करंट को ही ये केवल क्या होने देती है, ग्राउंड होने देती है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट है। अगला, व्युत्क्रम V वर्ग का ग्राफ खींचा जाता है किसके किसके बीच, तो वो
फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच, फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच अगर सीधा वक्र बोले ना, तब दोस्तों आर्मेचर करंट और फील्ड वक्र है ना, सीधा V वक्र की जब बात किया होता, तब आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को भी शेयर करते रहिएगा, बिल्कुल इस क्लास को शेयर करते देना दोस्तों। और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो ना, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आपको इस क्लास को पूरा देखना है ना, देखिएगा, आप खुद महसूस करिएगा ना। इसमें 90 तक दोस्तों हम जाएंगे, 90 क्वेश्चन तक, और 90 क्वेश्चन तक आप मेरा साथ दीजिएगा। फिर देखिएगा बदले में जो मैं आपको देने वाला हूँ ना दोस्तों, वो वाकई में आपको बहुत पसंद आएगी। कैलिपर के आंतरिक मापन स्थानांतरित करने हेतु किस उपकरण का सहारा लिया जाता है? वो दोस्तों स्टील कैलिपर की बात कर रहा है ना, स्टील कैलिपर्स की। इनसाइड कैलिपर क्या मापता है? किसी भी वस्तु की दोस्तों आंतरिक माप है ना, कौन सी माप? आंतरिक मापता है, आंतरिक माप। या फिर दोस्तों स्लॉट की ये चौड़ाई माप सकता है, किसकी? स्लॉट की चौड़ाई मापना है तो आप इसका प्रयोग करेंगे। आंतरिक स्लॉट की चौड़ाई मापना है या आंतरिक कोई भी माप लेना है आपको, लंबाई चौड़ाई, तो इनसाइड कैलिपर का यूज करेंगे। डायल कैलिपर का प्रयोग दोस्तों, देखिए जो डायल कैलिपर है दोस्तों, ये mm में साइज मापती है और इंच में भी। किसमें? mm में और इंच में ये क्या करती है? मेजरमेंट करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होती दोस्तों। इस मीटर में क्या होती है? जो यथार्थता होती है ना दोस्तों, वो बहुत कम होती है। बस यही कारण है कि आज के टाइम पे डायल कैलिपर को यूज नहीं करते हैं हम। वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें बहुत खास विशेषता होती है। किसी भी वस्तु की अगर आपको आंतरिक प्लस बाहरी माप लेना है ना दोस्तों, तो आप इस मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी गजब की होती है। आज के टाइम पे ना वर्नियर कैलिपर से दोस्तों यूज किया जा रहा है ना, जैसा कि आपको पता भी होगा। देखिए ये आपके दोस्तों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो फीटर थ्योरी है ना, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में कुछ चैप्टर है फीटर थ्योरी का, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप खुद देखिए, फीटर थ्योरी को भी आपको पढ़ते रहना है। सतह क्षेत्रफल के वर्गाकार की सटीक जांच करने हेतु उपयोगी औजार है। ध्यान से सुनना, नई नई चीजें आप तक पहुंचने वाली है। गुनिया इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम दोस्तों ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ट्राई स्क्वायर के नाम से, है ना। चिकन गुनिया नहीं दोस्तों, गुनिया बस होगा, चिकन गुनिया नहीं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग दोस्तों वहां करते हैं जैसे कि किसी प्रकाश, नोट करिएगा, है ना, किसी प्रकाश के संरचनात्मक घटकों का अध्ययन, है ना। किसका अध्ययन दोस्तों? किसी प्रकाश के सूक्ष्म संरचनात्मक घटकों का अध्ययन करना है तो आप किसको काम में लेंगे? आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को काम में ले सकते हैं। डायमंड स्टाइल प्रोफिलोमीटर का प्रयोग कहां पर करते हैं? सतह की चिकनाई ज्ञात करने के लिए। ध्यान रखिएगा, सतह की दोस्तों चिकनाई का पता लगाने के लिए, चिकनाई का पता लगाने के लिए। मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, उस सरफेस को आपको बहुत चिकना बनाना है। क्यों चिकना बनाना है? ताकि आप उसमें बल्ब का प्रकाश डालें तो वो प्रकाश उस सतह से टकराए और टकरा करके तुरंत दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाए। मान लीजिए यहां पर देखिए कोई सतह है, बल्ब यहां पर लगी हुई है, इस प्रकार से यहां पर बल्ब लगी हुई है। ये प्रकाश जब भी इसमें दे तो ये इससे टकराए और तुरंत वापस चली जाए, है ना, इस प्रकार से तुरंत वापस चली जाए। ऐसा क्रिया तभी हो पाएगा जब पूरी तरह से दोस्तों ये सतह जो है ना आपका, ये चिकना रहेगा, है ना। तो चिकना है या ये सतह चिकना नहीं है, इसको कैसे पता लगाया जाएगा? वो डायमंड स्टाइल प्रोफिलोमीटर के साथ पता लगा सकते हैं, है ना। एमजी सेट में कौन सी टेस्टिंग परीक्षण है? अब आया दोस्तों ऊंट पहाड़ के नीचे, मोटर वाली क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है। यानी कि मोटर एक ऐसा चैप्टर है, मोटर एक ऐसा पार्ट है जहां से क्वेश्चन 100 to 100 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। पुनः उत्पादित टेस्टिंग इसको हम कहते हैं, जिसका अन्य नाम क्या है? और दोस्तों अन्य नाम किस किस नाम से इसको हम जानते हैं? तो बैक टू बैक परीक्षण, है ना, बैक टू बैक परीक्षण के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी को हम रीजनरेटिव
परीक्षण के नाम से भी जानते हैं ना, रीजनरेटिव परीक्षण। और इसका एक और नाम है ना, आप बोलेंगे कितने सारे नाम हैं, इसको दोस्तों हम हॉपकिंसन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? हॉपकिंसन टेस्ट या परीक्षण। तो इसके 3 नाम हैं। सबसे पहले तो आपको नाम को ही याद रखना है ना, बैक टू बैक परीक्षण, रीजनरेटिव परीक्षण, हॉपकिंसन परीक्षण। इसमें होता क्या है कि जो मोटर होती है दोस्तों, मोटर की एफिशिएंसी ज्ञात की जाती है किस किस कंडीशन में दोस्तों? नो लोड, है ना, नो लोड प्लस फुल लोड, नो लोड प्लस फुल लोड दोनों की कंडीशन में डीसी मोटर की एफिशिएंसी ज्ञात की जाता है। और इसमें 3 मोटरें काम में ली जाती है। एक दोस्तों डीसी मोटर होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक डीसी मोटर प्लस दोस्तों एक होती है डीसी जनरेटर, है ना, डीसी जनरेटर, और एक होती है 3 फेज का इंडक्शन मोटर। तो कितने हो गए टोटल दोस्तों? हो गए 3 प्रकार का मशीन, है ना। तो इसमें देखिए हम एक्चुअल में ज्ञात क्या करते हैं, डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात करते हैं कि नो लोड पर अगर दक्षता 95% है तो फुल लोड पर दक्षता कितना होता है, 90% है या फिर कितना अंतर है, इसको पता लगाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, हम इसमें ना टेम्परेचर दक्षता के साथ साथ दोस्तों हम इस मोटर में जो टेम्परेचर होती है दोस्तों, जिसका तापमान, तो तापमान का भी पता चल जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों जो कम्यूटेशन होता है ना, जो मोटर में कम्यूटेशन होती है जिसको स्पार्किंग कहते हैं, वो भी हमें पता चल जाता है। यानी कि दोस्तों एक ही तीर से 2 शिकार वाली बात हो गई, है ना। अगर हम दक्षता ज्ञात करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि नो लोड पर अगर मोटर मान लीजिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करती है तो फुल लोड पर क्या यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करती है, ये पता चल जाता है। और कम्यूटेशन कितना अधिक होता है ये भी पता चल जाता है। तो दोस्तों एक तीर से डबल निशाना, है ना, यानी कि एक निशाने से एक तीर से डबल शिकार। किसी शक्ति काट ब्लेड की वास्तविक मोटाई कितनी होती है? बड़ा दोस्तों घिसा पीटा सा क्वेश्चन आया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 1.27 से लेकर 2.54 mm तक इसका सही आंसर होगा। वायर प्रमापी द्वारा मापा जा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें एक और नई चीज बताऊंगा, वायर की ब्रेकडाउन, वायर का आकार, वायर की लंबाई, वायर की सहनशीलता। तो वायर का आकार, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे यकीन है। देखिए यहां से दोस्तों जो आपका वायर प्रमापी है ना, ये दोस्तों SWG है और SWG mm में वायर का व्यास मापता है। लेकिन ये 0 SWG को भी दोस्तों mm में वायर का माप दिखा सकती है। देखिए अगर सिंगल 0 SWG में है दोस्तों, वो 8.2 mm इसका मान होता है। एग्जाम में पूछा जाता है 2 0 SWG में दोस्तों 8.8 mm होती है। और वहीं पर 3 SW0 में दोस्तों 9.4 mm होता है। वहीं पर अगर 4 0 SWG का mm में पूछे तब दोस्तों 10.1 mm होती है ना, लिखिएगा आप भी लिखिएगा। और 5 0 का होता है आपका 10.9 mm, कितना 10.9 mm। और वहीं पर अगर 6 0 का पूछे ना तब दोस्तों लिखिएगा 11.7 mm। और मैं यहां पर लिखाता हूं अगर दोस्तों 7 0 का पूछे, कितना 7 0 का, तब 12.7 mm साइज होता है। यानी कि ये वाला भाग दोस्तों आपका SWG में है और ये है इसका mm में है ना, mm में और SWG में। देखिएगा दोबारा रिपीट करा देता हूं दोस्तों, 1 0 का मान होता है SWG में 8.2 mm, 2 0 का 8.8, 3 का 9.4 और 4 का होता है 10.1, 5 का 10.9, 6 का 11.7 और 7 का होता है 12.7 mm। ये सब क्या है दोस्तों, ये 0 SWG का मान mm में कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। अगर दोबारा आता है इस प्रकार का क्वेश्चन ना तो बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर करिएगा। किसी ट्रांसफार्मर की वाणिज्य और संपूर्ण दिवस क्षमता किसी लोड के लिए सही संबंध कौन सा विकल्प बता रहा है? तो आपको ना दोस्तों वाणिज्य क्षमता बड़ी होती है, वाणिज्य जो क्षमता होती है दोस्तों वो बड़ी होती है संपूर्ण दिवस क्षमता की, क्योंकि संपूर्ण दिवस क्षमता दोस्तों कितना का होगा, 24 घंटे का। कितने का होगा?
24 घंटे का ही होगा, 24 घंटे से थोड़ी होगा। 24 घंटे के बाद तो फिर दूसरा दिन चालू हो जाता है, तो दूसरे दिन का फिर वो संपूर्ण दिवस क्षमता हो जाएगी। तो वो छोटी होती है, वाणिज्य क्षमता बड़ी होती है। सब स्टेशन में सीटी के प्रयोग द्वारा मुख्यतः किस युक्ति से रेंज बढ़ाई किस युक्ति की रेंज बढ़ाई जाती है? अब ना भाई साहब, आपको इस क्वेश्चन में ना एक झटका लगने वाला है, और वो झटका क्या है कि इसका आंसर एम्पियर मीटर होगा, है ना। आप कहेंगे ये कौन सी झटका है, लेकिन इसका आंसर किलोवाट हावर मीटर भी होगा। ये है झटका। आप ना दोस्तों सीना ठोक करके यूपी पीएसएल वालों को इसमें दोस्तों ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे? ऑब्जेक्शन कि किलोवाट हावर मीटर भी इसका आंसर होगा, एम्पियर मीटर भी इसका आंसर होगा। आपको अब सुनना है शिद्दत से बस। अगर सीटी है दोस्तों सिंगल फेज प्रकार की, तब किस रेंज वाला, किस रेटिंग वाला एम्पियर मीटर लगाना है? 1 एम्पियर रेटिंग वाला। अगर 3 फेज वाली दोस्तों सीटी है तो आपको 1 एम्पियर या फिर दोस्तों 5 एम्पियर वाली आपको सीटी प्रयोग करना होता है। देखिएगा, अगर मैं कहूं ना दोस्तों किसी भी लाइन का अगर आपको करंट ज्ञात करना है सीटी के माध्यम से, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? वो सूत्र क्या है? वो है दोस्तों आपका CTR गुणे एम्पियर मीटर की रीडिंग, है ना। एम्पियर मीटर की रीडिंग, एम्पियर मीटर की अगर आपको रीडिंग है पता और CTR क्या पता है, तो लाइन का करंट आप ज्ञात कर सकते हैं। किसका करंट आप ज्ञात कर सकते हो दोस्तों? लाइन करंट ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी लाइन का करंट है। देखिए CTR क्या होता है दोस्तों? CTR होती है आपकी, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में जो करंट चल रही है ना, I1 और I2, इन दोनों का रेशियो होता है CTR। और एम्पियर मीटर रीडिंग कहाँ देगा? एम्पियर मीटर रीडिंग हमेशा I2 का देगा, वो I1 का नहीं देगा। तो I2 से जो आपको मीटर के द्वारा रीडिंग प्राप्त हुआ उसको गुणा कर दीजिए CTR के साथ, लाइन का करंट निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर दोस्तों आप लाइन का दोस्तों किलोवाट हावर मीटर से अगर आप एनर्जी ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? उसके लिए वही सूत्र दोस्तों CTR गुणे किलोवाट हावर मीटर की रीडिंग, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A और D दोनों होगा। अचालकी धातु की तुलना चालकी धातु से किस गुणांक को देख करके किया जाता है? इससे इजी क्वेश्चन ना कुछ हो ही नहीं सकता। उच्च अवरोध, है ना, उच्च अवरोध और निम्न करंट चालकता। क्योंकि अगर अवरोध उच्च है तो चालकता विद्युत की जो है ना, वो करंट की जो चालकता है वो बहुत कम हो जाएगी। इसी से तुलना किया जाता है। किसी सर्किट में प्रवाहित होने वाली करंट को कंट्रोल कर सकता है इनमें से कोई नहीं, या उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या बड़े आकार का जाल। देखिए सबसे पहली बात तो बड़े आकार का जाल। अगर सर्किट बहुत बड़ी है ना दोस्तों, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये करंट को कंट्रोल करेगी, इसलिए ये आंसर गलत होगा। उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा? देखिए, अगर कोई इंसुलेटर है जिसमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो बहुत अधिक होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बताती है दोस्तों? डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना। ये क्या है? ये मान लीजिए एक मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसी मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर आपने किसी भी एक मटेरियल को ला करके रख दिया, किसी भी एक मटेरियल को, एक ऐसा मटेरियल जो विद्युत धारा का प्रवाह ना कराती हो। मान लीजिए ये एक मटेरियल मैंने लाया और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स में रख दिया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें दोस्तों ये होगा कि दोनों तरफ पोल जनरेट हो जाएंगे। इस तरफ पॉजिटिव पोल, इस तरफ निगेटिव के ध्रुव जनरेट हो जाएंगे। इसी फिनोमिना, इसी प्रक्रिया को डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक है ना, इंसुलेटर में बहुत अधिक होती है, और जिसमें भी अधिक होगी वो करंट का प्रवाह करा नहीं सकता। और करंट का प्रवाह कौन नहीं कराता है? वो अवरोधक, यानी कि प्रतिरोध नहीं करा सकता है ना। कौन नहीं करा सकता? प्रतिरोध नहीं करा सकता। और प्रतिरोध ही क्या करता है दोस्तों? करंट को कंट्रोल करती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी दोस्तों देखिएगा, मान लीजिए कि एक चुंबक है ना, एक चुंबक है। इस चुंबक से दोस्तों क्या होगा कि बहुत सारे चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, है ना। ये बहुत सारी चुंबकीय रेखाएं इस प्रकार से निकलेंगी। तो देखिएगा, जब इस प्रकार से चुंबकीय रेखाएं निकल रही है ना, तो ये चुंबकीय जो लाइंस है दोस्तों, ये किसी एयर के माध्यम से क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। एयर के माध्यम से जब पास होंगी तो इन चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए कोई भी ऐसा हवा में कंपोनेंट नहीं है जो इसको फ्लो होने
होने से रोके। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक लाइंस यहां पर मान लीजिए कोई मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर से फ्लो होता है, तो उस मटेरियल में दोस्तों एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको रिलक्टेंस कहते हैं, जो इस फ्लक्स को परमिट नहीं करेगा पास होने के लिए। तो फ्लक्स कहां आसानी से फ्लो हो सकता है? हवा में, है ना। और जब भी दोस्तों जो भी ऐसा कंपोनेंट है जो फ्लक्स को आसानी से फ्लो होने के लिए परमिशन देता है, उसी को परमेबिलिटी कहा जाता है। इसको दोस्तों हम चुंबकशीलता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। ये चुंबकशीलता का कंपेयर दोस्तों किसके साथ किया जाता है? तो विद्युत सर्किट में चालकता के साथ किया जाता है। किसके साथ? चालकता के साथ। इलेक्ट्रिकल सर्किट में चालकता, और दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? चुंबकशीलता। बोलिए दोस्तों सियावर रामचंद्र की जय। बिल्कुल 90 तक दोस्तों हमने पूरा टच कर दिया क्वेश्चनों को, और बड़ा मजा आया, है ना। क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे थे। अब इसका टेलीग्राम पर दोस्तों टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा इसका पीडीएफ, जैसा कि आपको दोस्तों पीडीएफ की बहुत आवश्यकता होती भी है ना। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास कैसा रहा अब आपको कमेंट करके बताना है। बस इसी प्रकार से दोस्तों आप मेहनत करिए, कामयाबी आपके कदमों तले होगी, है ना। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं। अपने लाइफ में हमेशा दूसरों का, असहायों का दोस्तों सहायता करिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए। बस दोस्तों इसी प्रकार से अपनी लाइफ को आगे तक लेके जाइए, है ना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।